नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। तो इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और आज का हमारा खास कार्यक्रम है चुनावी संग्राम। हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो पार्टियों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। चलिए पहले मैं सबसे आपका रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त सपा के प्रवक्ता जी मौजूद हैं, बिलाल वर्णी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सपा पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले से जो अपनी तैयारी कर रखी है, जैसे हमारा पहला घोषणा पत्र था उसके अनुरूप जो हमने काम किए थे, जो अब जो हमारा नया घोषणा पत्र बना है उसके अनुरूप जो हम काम कर रहे हैं। महंगाई हमारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, तैयारियां तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है, जैसे अगर बात की जाए तो सरकार को घेरने की कोशिश भी विपक्ष का काम है कि वो करता हुआ नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो कमी हमें देखने को मिल रही है महंगाई के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि आपने कहा कि आपकी प्राथमिकता है। महंगाई का मुद्दा हमारा प्राथमिकता है और जहां तक आप सरकार को घेरने की बात कर रही हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी खुद सड़कों पर उतरे हैं महंगाई के विरोध में, और हमारे स्थानीय नेता भी और समाजवादी पार्टी के जिला गौतम बुद्ध नगर में भी बहुत कार्यकर्ताओं को जो है आपको याद रहा होगा, जब महंगाई के मुद्दे पर हम लोग सड़कों पर आए थे तो हमें नज़रबंद किया गया था, हमारे पीछे पुलिस लगाई गई थी। तो हमें तो मैम लड़ना है प्रशासन से और भाजपा से, और भाजपा और प्रशासन से तो हम लोग जीत चुके हैं। अभी हमें लड़ना है ईवीएम से। हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईवीएम से, ईवीएम को हराना है हमें। ईवीएम को हराने की अब तैयारी चल रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो अभी हाल ही फिलहाल में देखा था हमने कि महंगाई को लेकर के, जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी जारी है, और बुंदेलखंड में भी अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हमें भीड़ भी देखने को मिली है। अच्छा, एक इत्र लॉन्च किया गया था, उसका क्या लॉजिक रहा? देखिए, इत्र लॉन्च किया गया था और इत्र लॉन्च को जो चूंकि अभी हम लोग सत्ता में नहीं है और सत्ता में आएंगे तो हम आपसे वादा भी करते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम उनकी तरफ से आश्वासन भी आपको आश्वस्त भी कर देना चाहते हैं कि उस इत्र को जो है आप लोगों तक पहुंचाने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। अच्छा, उस इत्र से क्या फायदा क्या होगा? देखिए, ये इत्र का जो बेसिकली जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला था, इत्र बनवाने का जो है, जो छोटे कर्मचारी जो घरेलू हमारे वो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, कामगार जो होते हैं, उन लोगों को उसका सहयोग मिलेगा। और गठबंधन कितनी पार्टियों से बाकी है अभी? गठबंधन तो ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो उनका मसला है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो फैसला लें। आपकी जानकारी में भी तो होगा ना। भाजपा वाले अगर गठबंधन करते हैं 100 पार्टियों के साथ में, आज भी भाजपा के साथ में उत्तर प्रदेश में कई मंत्री ऐसे हैं जो अदर पार्टी के हैं, बीजेपी के नहीं, वो दूसरी पार्टी के हैं। तो गठबंधन तो अगर भाजपा को हराने के लिए जरूरत पड़ती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लें, हम लोग गठबंधन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ आपके प्रवक्ता नितिन प्रजापति जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नितिन, आम आदमी पार्टी की बात करें तो कितनी सक्रिय है इस वक्त यूपी में? सक्रियता देखी जाए आम आदमी पार्टी की तो बहुत ही ज़्यादा है और जनता का प्यार भी मिल रहा है। और अभी हम नोएडा में हैं तो नोएडा के अंदर हमें बहुत अच्छा प्यार जनता के द्वारा मिल रहा है। हमारी रोज़ पद यात्राएँ चल रही हैं, हमारे कैंडिडेट रोज़ घर घर और डोर टू डोर जाने का काम कर रहे हैं और जनता का बहुत हमें समर्थन मिल रहा है। हो सकता है आने वाले विधानसभा में हार जीत तो लगी रहती है, बट हमारी जीत निश्चित है। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी अगर बात की जाए? प्राथमिकता की बात करें तो हमारी जितने भी हैं, जैसे हमारा पहला वादा आया है कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर। नौकरियों की बात की जाए तो नौकरियों में रोजगार गारंटी भी हम देने का वादा कर रहे हैं और अगर हम रोजगार नहीं देने में जब तक सक्षम नहीं हो पाएंगे, हर एक बंदे को रोजगार नहीं देंगे, तब तक हम हर युवाओं के खाते में 5,000 भेजने का ऐलान अभी जल्दी होने वाला है। फ्री बिजली, फ्री बसेस, ये सब की तो सुविधाएं आप करा देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार का, क्योंकि हमने देखा कोरोना काल के बाद से अगर बात की जाए तो तमाम लोग हैं बेरोजगार भी हो गए हैं। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं जो आम आदमी पार्टी करती है और क्या कुछ वादा है जो वो जनता से करेंगे? देखिए, हमारी सक्रिय तो है, व्यापारियों से कंटिन्यू हमारी बातचीत हो रही है, क्या उनको मतलब परेशानी आ रही है या क्या चीज़ है, उस पर समाधान निकाला जाएगा। और रोजगार की बात है कि युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है, आज की तत्काल जो हमारी भाजपा सरकार है उसके बीच में 9 बार जो पेपर लीक हो चुके हैं और अभी पीछे टेट का जो पेपर हुआ है उसमें लीक हुआ है, बच्चे दूर दूर से पढ़ के और दिन रात मेहनत करते हैं, रेलवे स्टेशन पर रात को आके पहुँच गए हैं कि अगले दिन पेपर है और ठंड में ठिठुर रहे हैं, और अगले दिन जब पेपर देने जाते हैं पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। ये कौन सी इंसाफी है? और बच्चे इसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं, बहुत सारे आते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है?
तो हमारी पार्टी का कहना है कि जिनकी जो समस्या है पहले उनसे बात करो। अभी बीजेपी ने किसानों के लिए बिल बना दिया है, उनको चाहे वो चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए, उन्होंने बिल बना के पास कर दिया, दे रहे हैं उनको बिल। हमारी पार्टी करती है पहले उन बंदों से मिलो जिनको समस्या है, उनकी समस्याओं को सुनो और फिर उस पर समाधान करो। ऐसे ही हम रोजगार के लिए भी करेंगे, युवाओं के लिए भी करेंगे, और शिक्षा का हमारा मॉडल बहुत अच्छा है दिल्ली में। और बिजली के लिए मतलब जो जनता की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, हम उन पे काम करना चाहते हैं। और अगर सारी पार्टियां अच्छा काम करें, जनता की कोई परेशानी ना होगी, तो हमारी जैसी पार्टियों को बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम जैसे क्या करेंगे राजनीति में, और राजनीति करने हम आए ही नहीं है, हम तो जनता की सेवा के लिए हैं। अब तो केजरीवाल भी राजनीति कर ही रहे हैं। वैसे तो किसानों के लिए क्या करोगे, क्योंकि देखा जाए तो किसानों का ये कहना है, हम सिंघू बॉर्डर गए, वहां पर भी हमने किसानों से बातचीत करी, उन्होंने कहा कि 70 साल बीत गए लेकिन किसानों को जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो आज़ादी नहीं मिल रही है। एमएसपी पर गारंटी कानून कोई भी सरकार नहीं देती है। देखिए, सबसे पहले हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी ने राज्यसभा के अंदर सबसे पहले किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी, जो काले कानून बनाए गए थे, और किसानों के लिए हमारी पार्टी पूरा समर्थन दे रही है। नोएडा में किसान पिछले 90 दिनों से हमारी अथॉरिटी का घेराव करके बैठे हुए हैं, उनका फुल समर्थन दे रही है। और उनकी जो समस्याएं, सरकार बनने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान के लिए 1 हफ्ते का टाइम मांगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर नोएडा के किसानों का समाधान कर देंगे। और बड़े जितने भी किसान पूरे भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए हैं, उनके लिए हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्यसभा में भी लड़े हैं, जमीन पे भी लड़े हैं, आंदोलन भी करे हैं, और उनके लिए प्रदर्शन भी करे हैं। मतलब किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे जरूर। और गठबंधन किस पार्टी से होने जा रहा है? देखा हमने अगर संजय जी की बात की जाए तो अखिलेश यादव से भी मिलते हुए नजर आए आपसे कुछ ही दिन। देखिए, पार्टियों में मिलना जुलना तो लगा रहता है, और अगर गठबंधन की बात है और हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा हमें गठबंधन के लिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं कांग्रेस से अगर हम बात करें तो ललित अवाना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ललित जी, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो यूपी में नजर नहीं आ रही है। पहले तो मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। ये आपकी बात बिल्कुल बेमानी है। अभी आप चाहे पिछले कितने भी मुद्दे देख लिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी हर मुद्दे पे विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में निभा रही है। चाहे हाथरस का केस हो, चाहे लखीमपुर खीरी का केस हो, अन्य कितने सारे केस हैं जो आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से आप लोग सब देखते हैं, दिखाते हैं। ये बिल्कुल बेमानी बात है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर इतनी पहले सुपड़ा कैसे साफ हो गया कांग्रेस का? सुपड़ा ये तो समय बदलता रहता है। कभी आप जानते हैं बीजेपी का भी हाल, कभी 2 सीटों से लेकर 350 सीटों पर आ गई। ये समय सब जनता के हाथ में है, जनता सब कुछ देख रही है। आज की महंगाई का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, अन्य कई बहुत सारे मुद्दे हों, सब मुद्दों पर बीजेपी पार्टी विफल है। कुछ कमियां रही होंगी कांग्रेस की भी समय पे, जिसका आज खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये समय सबका एक जैसा नहीं रहता। आने वाला समय कांग्रेस का है। 2022 के चुनाव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम यूपी में लड़ने जा रहे हैं। 2022 में हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम सत्ता में जरूर आएंगे। और हर जो हमारी वादे प्रियंका गांधी जी कर रही हैं, वादे नहीं कर रही है ना जुमलेबाजी कर रही हैं, वो प्रतिज्ञाएं कर रही हैं। उसमें चाहे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी दिया है, जैसे इंटर पास लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन की बात हो, किसानों का मूल्य जो 2500 रुपये धान की बात हो, 400 रुपये किसान की गन्ने की खरीद की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, अनेक बहुत सारी प्रतिज्ञाएं आप देख रहे हो। कितना जन सैलाब, अभी मुरादाबाद में परसों रैली हुई, हम लोग भी नोएडा से तमाम साथी वहाँ पर गए। इतना जन सैलाब उससे पहले बनारस में हुई, मोहबा में हुई, तमाम रैलियों में इतना अपार समूह और जन समूह इकट्ठा हो रहा है कि हमें पूर्ण आशा और उम्मीद है कि इस बार हम सत्ता में जरूर हासिल होंगे उत्तर प्रदेश में। बीजेपी भी दावा करती हुई नजर आ रही है 300+ सीटें लेके आएंगे। वो तो जनता बताएगी किसका दावा सफल होता है। दावे तो सभी कर रहे हैं। हमारे साथी अभी 2 इधर भी खड़े हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही, भाई भी इधर खड़े हैं, हम भी अपनी बात कर रहे हैं। विश्वास, हमारा लड़ाई में विश्वास है। जनता की लड़ाई को आगे लड़ने का हमने काम किया है, पीछे भी लड़ते रहे हैं और आगे भी इसी तरह जनता की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और हमें ये जनता के हाथ में है कि जनता किसको सत्ता देगी। कहना तो सबके अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हम सत्ता में आएंगे, अदर पार्टियां भी कह रही हैं, लेकिन ये फैसला तो जनता को करना है कि किसको किस समय में क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से घर के राशन की दिक्कत हो, बहुत सारी समस्याएं, पेट्रोल डीजल की बात हो, गैस की बात हो, आर्थिक मंदी हो, व्यापार की बात हो, नौकरियों की बात हो, हर जगह आज जनता त्रस्त परेशान है। तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जी हर मोर्चे पे विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में निभा रही है, तो हम उत्तर प्रदेश में कामयाब जरूर होंगे। अभी तो यूपी गरीब राज्यों में भी आ रहा है, आगे क्या करने की तैयारी है? बहुत सारी बातें हैं। अभी आपने देखा हो 32 साल होने जा रहे हैं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से दूर हुए, तो बहुत सारी बातें हैं। अभी देखेंगे जैसा भी शीर्ष नेतृत्व
की क्षमता है, तो जिस तरह से वो काम करना चाहेगा। बाकी ये खुशहाल प्रदेश बनेगा यदि कांग्रेस की पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो। अच्छा, प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें तो उनका जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन है या तमाम वो जो भी करते हुए नजर आती है, वो सिर्फ वहीं क्यों दिखता है? जैसे ये तो जाहिर सी बात है कि जहाँ भाजपा की सरकार होगी वहां तो प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ हादसे वैसी जगह पर भी होते हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर वो इतनी प्राथमिकता से मुद्दे उठाती हुई नजर क्यों नहीं आती है? और चुनाव से 6 महीने पहले वे सक्रिय हो जाती है। नहीं, ये मैं बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं कि 6 महीने पहले सक्रिय हुए। आप देख लीजिए पिछले 2.5 साल से जब से प्रभारी का दायित्व संभाला है आदरणीय प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से बनी हुई है। अभी आपने एक सवाल किया अदर स्टेटों में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां इस तरह के मुद्दे जरूर होते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय नेता जो हैं उसको बिल्कुल नजदीकी से देखते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। कहीं ऐसी घटना नहीं होती जिस हिसाब से कि वहां पर इस तरह की बातें उठे कि कांग्रेस सरकार में किसी लड़की के साथ या किसी नौजवान के साथ अन्याय हो रहा हो। घटनाएं सब स्टेटों में होती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पूर्णतः सबसे पहले प्राथमिकता से उस पर संज्ञान लिया जाता है। पिछले दिनों में एक आपको घटना बता दूं, मथुरा में रैली थी आदरणीय प्रियंका गांधी जी की, तो वहाँ पे एक युवती आई थी अपनी पीड़ा को कहने के लिए, तो हम लोग सब बिल्कुल मीडिया में भी आपके माध्यम से हमने देखा था, छपा था कि आदरणीय प्रियंका गांधी ने तुरंत सीएम साहब को इंडिकेशन किया था कि इस लड़की की जो भी तकलीफ है इसको देखा जाए। बिल्कुल कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं होता है, कहीं चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार, सब जगह कांग्रेस समान कार्य करने का विश्वास रखती है। अच्छा, मुद्दे क्या कुछ रहेंगे, क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी आपकी अगर आपकी सरकार आती है? क्या कुछ वादा आप जनता से करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो आज आप देख ही रहे हैं, महंगाई का है। सभी साथी इसी पे लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता भी इसी पे लड़ाई लड़ रही है। और हमारी प्रतिज्ञा है, प्रियंका गांधी जी ने एक प्रतिज्ञा रैली जो अभी हमारी चल रही है उसमें जैसे इंटर स्कूल जो पास होंगी लड़कियों उनको स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। किसानों का जो गेहूँ का जो मूल्य है 2500 रुपये की दर पे खरीदा जाएगा, किसानों का जो मूल्य है वो 400 रुपये पे खरीदा जाएगा। बहुत सारी इस तरह की प्रतिज्ञाएं हैं जिसमें बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा, कोरोना काल में जो भी बकाया लोगों पर है वो बिल्कुल माफ़ किया जाएगा और बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा। 20 लाख सरकारी, यदि सरकार बनती है तो 20 लाख सरकारी नौकरी संविदा कर्मियों और ठेका कर्मियों का नियमितीकरण होगा। और बीमारी का, कोई भी बीमारी यदि किसी शख्स को होती है तो उसके लिए 10 लाख तक का बीमा, 10 लाख तक का इलाज मुफ्त उत्तर प्रदेश सरकार में। नौकरी की बात तो बहुत सुन ली, बीजेपी की तरफ से भी सुन ली, कांग्रेस की तरफ से भी सुन ली, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सुन ली। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हम जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी को धोखा दे रहे हैं। ये हमारी प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा, आपने देखा होगा एक वो भी बना हुआ महाप्रतिज्ञा रैली, जो भी वादे हो रहे हैं वो प्रतिज्ञा हो रही है, वादे नहीं हो रहे, वो प्रतिज्ञा ली जा रही है कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हम इन सब चीज़ों से जनता को सुरक्षा दिलाएंगे, सुरक्षित करेंगे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, अन्य कोई भी मुद्दा हो। स्मार्टफोन की भी बात आप कर रहे हैं, तो अभी आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों की भी अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुँच पाती है। स्मार्टफोन तो दे देंगे लेकिन इंटरनेट, इसकी भी सुविधा होगी जब समय पर सरकार बनेगी, स्मार्टफोन दिए जाएंगे तो इंटरनेट की भी व्यवस्था होगी। अभी आप लोग देख रहे हैं जो मोदी जी का एक नारा है कि सब लोग ऑनलाइन होने जा रहे हैं, तो वैसे ही उन्होंने दावा कर रखा है कोई भी स्टेट या कोई भी जिला या कोई भी विधानसभा इस तरह से अछूती नहीं है। चाहे पेमेंट की कोई बात हो, पेटीएम की बात हो, पे फोन की बात हो, ऑनलाइन सुविधा जो दी जा रही है तो मोदी जी ने पहले ही ऑलरेडी कर रखा है। आप बता दीजिए कौन से स्टेट में यदि व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भी नहीं पहुँच पाती है इंटरनेट की सुविधा। अभी तो सरकार की जो प्रेजेंट में सरकार है, अभी उनकी ये व्यवस्था बनती है कि वो हर तरीके से जो सुविधाएं नोएडा में है वही सुविधाएं गोरखपुर में होनी चाहिए, वही सुविधाएं कानपुर में होनी चाहिए, वही और बुंदेलखंड में होनी चाहिए, अलग अलग स्टेटों में वही सुविधाएं होनी चाहिए, तभी देश एक समान और एक सुरक्षित एक विचारधारा में चलेगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं हमारे साथ माकपा के प्रवक्ता जी भरत डेंजर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश कर। सर, आपकी पार्टी कितनी सक्रिय है इस वक्त यूपी में? यूपी में वैसे आपको मैं बता दूं, हमारी पार्टी सत्ता की राजनीति तो करती ही नहीं है। हमारी पार्टी जनता के दुख दर्द की राजनीति करती है, चाहे वो सत्ता में आए ना आए, जीते हारे, जीत हार की परवाह किए बिना जनता में जो तकलीफ़ें हैं उस तकलीफ़ों पे हम काम करते हैं। गरीब, मजदूर, अशिक्षित लोग, बेरोजगार लोग, महिलाएं, बीमार लोग, हम इनकी रक्षा के लिए काम करते हैं। सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको भोजन मिले, सबको जो है संतुष्टि मिले। एक कुर्सी तो सबको ही चाहिए होती है ना। कुर्सी का सवाल बाद में आता है, पहले सेवा, पहले सेवा। जब सेवा करेंगे उसके बाद हम कुर्सी की बात करेंगे। जनता आप पे भरोसा क्यों नहीं जता पा रही?
भरोसा करती थी, करती है और करती रहेगी। नजर तो नहीं आ रहा। सत्ता में आना न आना ये एक अलग बात है। सत्ता में ना रहते हुए आप क्या, आपकी पार्टी क्या काम कर रही है जनता के लिए? हमें बहुत प्यार करती है। जनता को जहाँ कहीं भी तकलीफ होती है वो सबसे पहले हमारे पास आती है। क्या क्या के अंदर अगर किसी का कार्यालय, निश्चित कार्यालय है तो वो केवल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय है। बाकी किसी पार्टी का कार्यालय हो तो बता दें। किराए के कार्यालय हैं, पर्सनल कार्यालय हैं। पार्टी लेवल का एक भी कार्यालय किसी के पास है? चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। कार्यालय की अगर बात करते हैं तो हमारा कार्यालय तो अट्टा मार्केट में आज से नहीं है, मेरे ख्याल से 25-30 साल से है। और उसके बाद बरोला में है, उसके बाद 12 सेक्टर में भी है। पार्टी के कार्यालय तो हमारे लगभग हर सेक्टर्स में है, अवेलेबल है, हर सेक्टर में अवेलेबल है। ओमपाल राणा जी ने, हमारे ओमपाल राणा जी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, इन्होंने सेक्टर 22 में अपना कार्यालय बना रखा है। आज भी इनका कार्यालय स्थापित है, आपसे 4 कदम दूरी। चलिए भरत जी से जवाब ले लेते हैं। पार्टी के नाम पे किसी का कार्यालय नहीं है। हमारा झुग्गी में ही कार्यालय है, लेकिन वो पार्टी के नाम से है। रिक्शा वाला भी हमारे यहाँ आता है, फैक्ट्री वाले भी हमारे यहाँ आते हैं, घरों में काम करने वाले महिलाएं भी आती है और हम रोज काम करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम जनता की शिकायतों के लिए सड़क पे ना दिखे। महंगाई के मुद्दे को लेकर महंगाई तो मुद्दा है ही, महंगाई है, बेरोजगारी है, असमानता है और ये सांप्रदायिकता है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे हम काम नहीं करते हैं। हम संसदीय भटकाव में बिल्कुल नहीं जाते, हम सत्ता की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ते, हम जनता की सेवा की लड़ाई लड़ते हैं और जनता हमें अपना सेवा हमसे कराती रहे, इसी के लिए हम काम करते हैं। कोई भी पार्टी उसे सत्ता में तो आना ही चाहती है, ऐसा तो नहीं है? आना एक दूसरी बात है। सत्ता में आने के लिए छल बल कल वो हम नहीं करते। सत्ता में नहीं आना ना, जनता को अच्छा लगेगा हमको बुला लेगी, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं, हम सड़क पे रह के काम कर लेंगे। छल बल कल तो नहीं होगा फिर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, बने रहिए आप हमारे साथ। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिराज जी। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो सरकार है, इसने जनता को पूरी तरीके से त्रस्त कर दिया है। जनता त्राही त्राही कर रही है। आज जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो तक लोगों से दूर हो गई हैं। देश के अंदर सांप्रदायिकता पूरी तरीके से पांव पसार चुकी है। फाशिज्म अपने चरम पर है। जहां कहीं भी लोगों की लिंचिंग हो रही है, लोगों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और आज पूरे देश को बेचने की योजनाएं बन रही हैं, चीज़ें धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो ऐसे में चाहिए कि वो तमाम लोग जो इस देश के लिए, जनता के लिए हकीकत में काम कर रहे हैं, वो मिलकर एक ऐसी योजना तैयार करें जिससे इस फासिस्ट सरकार को बेदखल किया जाए। बिल्कुल, सपा के साथ आपका गठबंधन हो चुका है, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, सपा से हम लोगों की जो बात हुई है वो इस मुद्दों पर हुई है कि जो भी शोषित वंचित समाज हैं, जिनको आज तक उनके अधिकार नहीं मिले, महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए और इसके साथ समाज को लेकर चला जाए और इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़ी जाए। इस पर हमारी बात हुई है और माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम ऐसा ही करेंगे और हम ये आशा करते हैं कि 2022 के चुनाव में हम लोग मिलकर इस फासिस्ट ताकत को, और वो जिनका नज़रिया, जिनका तरीक़ा ये है कि किसी को भी कहीं भी ठोंक दो, कहीं भी मार दो, जला दो, कोई भी आवाज़ अगर उठ रही है उनके ख़िलाफ़ तो उस आवाज़ को दबा दो। हम ऐसी सरकार को, ऐसी ताकत को हम बेदखल करने का काम करें। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ और आगे के तमाम सवाल जवाब मेरी सहयोगी प्रतीक्षा चहल करेंगी। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है चुनावी संग्राम में। तमाम मेहमान हमारे साथ अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास पहुंचेंगे। आपने खुद कहा कि 32 साल से कांग्रेस दूर है यूपी से, क्या एक चेहरे पर वापसी हो पाएगी? बिल्कुल, ये तो सब आप लोग जान ही रहे हैं कि एक चेहरे पे ही वापसी होगी।
जिस पे पूर्ण विश्वास है जनता ने। पिछले जो अभी मौजूदा सरकार है जो 70 साल पे बोलती है कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, यदि केंद्र में हम 70 साल राज कर सकते हैं लगातार एक हमारे शीर्ष नेतृत्व पे, तो यूपी में भी हम एक चेहरे पे जरूर वापसी करने की उम्मीद रखते हैं। सिर्फ एक चेहरे पर विश्वास करेंगे तो ऐसा क्यों हुआ कि पिछले 32 साल में वो वापसी ना हो पाई? कुछ कमियां रहीं। आप जानते हैं कि जैसे सामाजिक और लोकल की जो पार्टियां हैं, जो परिवेश क्षेत्रीय परिवेश की जो पार्टियां, उनका बोलबाला ज़्यादा रहा। उनकी जातिवाद पर, धर्मवाद पर बांटकर इस तरह का एक माहौल बनाया गया उत्तर प्रदेश में कि जिससे इस दूरी को हमने बहुत करीब से देख लिया है कि इतने दिन से हम सत्ता से बाहर हैं। बहुत ही दूसरा माहौल बनाकर अपनी राजनीति और जाति पर बांट बूट के उन्होंने सत्ता हासिल की। क्षेत्रीय पार्टियां तो हमेशा से ही मजबूती से खड़ी रही है यूपी में। अभी ऐसा क्या लग रहा है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को पीछे छोड़कर आप सत्ता की तरफ बढ़ पाएंगे? जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में कमान संभाले हुए, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है। चाहे अनेक कोई भी मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसी छात्रा का मुद्दा हो, या किसी नौजवान का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभाओं तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल मजबूती से विपक्ष का काम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमें पूर्ण आशा और उम्मीद है कि इस बार हम सत्ता में जरूर आएंगे। बिलाल जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, तो सपा कहाँ है फिर, अगर उनकी तरफ उनके जवाब पे कहा जाए? उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है बिल्कुल आप देख रहे हो, कहीं पर भी नजर नहीं आएगी आपको। समाजवादी के अलावा विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं निभा रहा है। कांग्रेस पे तो जो अपने राज्य हैं वही नहीं बचाए जा रहे थे। जैसे आपको याद होगा मध्य प्रदेश, आप मध्य प्रदेश उठा लीजिए, कांग्रेस में वहाँ सत्ता में थी तो उसको बेदखल करने वाले भाजपा ही थे। तो यहाँ पर ये कहना गलत है कि कांग्रेस जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर तो समाजवादी के अलावा कोई दूसरी पार्टी में समझता नहीं हूँ कि दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और है भी नहीं। अच्छा, आपने पहले भी कहा कि जो मुद्दे रहेंगे, महंगाई का मुद्दा हो वो आपकी प्राथमिकता है। ठीक है, सारी पार्टियां ये मुद्दे लेकर चल रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की ऐसी क्या प्लानिंग है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इन मुद्दों की जो जनता जिनसे त्रस्त है वो दूर हो जाएंगे? देखिए, सबसे महंगाई जो है हमारा जो इस बार मुद्दा है सबसे बड़ा, वो महंगाई का ही है। जैसे हमारी पार्टी ने इसको उठा रखा है, हमने कहा कि 300 यूनिट हम लोग बिजली फ्री देंगे, चाहे वो मकान मालिक हों चाहे वो किराएदार हों, उनके लिए हमारी 300 यूनिट बिजली के लिए हमने घोषणा भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर भी दी है। और पेट्रोल की भी बात जहां तक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अगर हमारी सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर से जितना भी हम टैक्स लेने वाले थे सरकार का, अगर हम टैक्स हटाते हैं तो कैलकुलेशन करने पर हमें 70 रुपये पर लीटर आज के रेट से हिसाब, कच्चे तेल का अगर हम लगाते हैं तो हम 70 रुपये पर लीटर तेल देने के लिए तैयार हैं। तो ये तो बिजली हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका राशन भी हम लोग जो है, हमने जैसे पिछली बार समाजवादी खाद्य योजना चलाई थी और बहुत काम करे थे। इवन हम लोग यहाँ तक करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो परिवहन बसें हैं उन पर जो है माताओं बहनों और कन्याओं के लिए मुफ्त लैपटॉप जैसे हमने बांटे थे उसी तरीके से किराया भी उनको बिल्कुल फ्री करने वाले हैं। ठीक है, मुफ्त की बात है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, सपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, तमाम पार्टियां कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए जैसे धरातल पर बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या लगता है कि पिछले जो वक्त रहा है सत्ताधारी पार्टी के वक्त में, उसमें, क्योंकि ये सवाल तो हमारा उनसे बनता था लेकिन वो आज मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो आपसे पूछूंगी कि इस वक्त में क्या ऐसा रहा कि वो खराब हो रही है? क्या वो लगा है आपको कि अच्छा सपा के वक्त से भाजपा ने कभी भी अपने घोषणा पत्र पर कोई काम नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा था हम लैपटॉप बांटेंगे, उन्होंने आज तक किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे को एक लैपटॉप बांटा हो तो वो बता दें। उन्होंने कहा था हम इंटरनेट फ्री देंगे, उन्होंने आज तक किसी को भी इंटरनेट फ्री दिया हो। तो आप भी स्टूडेंट रही हैं, भाजपा के जमाने में भी रही होंगी, आप भी, आपके घर में आप अड़ोस पड़ोस में भी रहते होंगे, आप खुद देख लीजिए किसको लैपटॉप मिला है। लेकिन समाजवादी के जमाने में आपको खुद भी मालूम होगा, आपको यकीन भी दिला देना चाहता हूँ, आप अपने पड़ोसियों से मालूम कर लो, अगर उन्होंने उस टाइम पर पढ़ाई करी होगी तो उन्हें लैपटॉप और कन्या विद्याधन भी योजना के तहत दिया गया होगा। आम आदमी पार्टी से बड़ा सवाल यही, क्योंकि बात ये चल रही है कि अच्छा हम यूपी में सक्रिय हैं, लेकिन तमाम दावे तो कर दिए गए हैं, वायदे भी कर दिए गए हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा? चेहरे पे हमें काम नहीं करना है, हमें करना है जनता के लिए काम। जनता के लिए काम तो करें और समर्पित और जनता के लिए हित में काम करेंगे, चेहरे का फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी जब उत्तर प्रदेश के अंदर आई थी उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया था, सिर्फ धर्म की राजनीति का नाम दिया था। धर्म की राजनीति पर जनता ने उनको वोट दिया है, बाद में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है। हम चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री की घोषणा कर देंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व आप सभी के उसमें है। मैं नोएडा के मुद्दों की बात करना चाह रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के मुद्दों की। नोएडा के मुद्दों की आप बात करना चाह रहे हैं, तो नोएडा के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है? नोएडा के अंदर अगर जब ये नोएडा बना था उससे पहले यहाँ गाँव थे, गाँव जो छोटे छोटे गाँव भी हैं, बड़े गाँव भी हैं, आज तक उनमें कोई विकास के नाम की
कोई लहर या कोई जगह हमने देखी नहीं है। सिर्फ सेक्टर बने हैं, अथॉरिटी सेक्टरों में काम कराती है। गांव आज भी जैसे पहले थे उसी जगह पे आज भी स्थिर हैं। गांव के अंदर आप ये कह रहे हैं कि पिछली कोई भी पार्टियों काम नहीं हुआ है? सब सत्ता में आ चुके हैं। हम सत्ता में आए थे, हमारे केजरीवाल जी ने 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। और एमसीडी भी हमारे पास आ रही है दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता को दिख रहा है काम करोगे। लेकिन दिल्ली और यूपी में बहुत फर्क है। यूपी में कितना असर? दिल्ली में 60,000 करोड़ रुपए का बजट है और यूपी का 5 लाख करोड़ का बजट है। जितनी बड़ी आबादी उतना बड़ा बजट भी तो है। उसी हिसाब से हम काम करेंगे। हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल अच्छे कर दिए। शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आज के टाइम में, रोजगार को अगर ख़त्म कर सकती है तो वो शिक्षा है। जब तक शिक्षित नहीं होगा कोई भी, वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता, अपने लिए कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकता बिना शिक्षा के। बिलाल जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहना कि अच्छा कोई भी पार्टी नहीं मैम, ये कहना बिल्कुल गलत है। जिस स्टेडियम में खड़े हैं इसको इंटरनेशनल स्टेडियम का दर्जा दिलाने वाली समाजवादी पार्टी है। आपसे 2 मीटर की दूरी पर एलिवेटेड रोड बनाने वाली समाजवादी पार्टी है। आपसे 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है जिला अस्पताल बनाने वाली समाजवादी पार्टी है। आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी ने अंडर पासेस बनाए। यहाँ पर हमें घंटों लगते थे, जैसे ये बता रहे हैं, जाम में हम लोग खड़े होते थे। अंडर पासेस, ओवर पासेस, ये चौड़ा मोड़ से भी आगे काम चल रहा है। तो ये कहना गलत है कि समाजवादियों ने कोई काम नहीं करा है। काम तो सिर्फ समाजवादियों ने ही करा है यहाँ पर। और काम किसने करा है यहाँ पर? तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ने काम किया है। अगर अभी की जी। मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। मैंने कहा गांवों में विकास नहीं हुआ है। जो यहाँ के मूलभूत जो लोग हैं यहाँ के, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जो बाहर से बसापत यहाँ आ रही है उनको लोग ध्यान दे रहे हैं। स्टेडियम बनाया, मैं मान रहा हूँ आपने स्टेडियम बनवा दिया होगा, पर गाँव की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अगर प्राप्त नहीं होंगी तो वो बेकार है। अथॉरिटी का जो हमारे गांव के बारात घर थे, जो गांव के ज़मीन पे बने हुए हैं, उनको भी बुक करने के लिए 12,000 रुपये की पर्ची कटती है और 4850 रुपये बिजली के जमा करने पड़ते हैं। गांव वाला अगर कोई गरीब या कोई कुछ है, वो अपनी लड़की की शादी करना चाहता है तो उसे भी जाएगा। ये गाँवों की ही सुविधा है। नाली की सुविधा है, तार डले हुए हैं। मेरे ख्याल से मैं करीब छोटा था, आज मेरी ठीक ठाक उम्र हो गई है, तब मेरे ख्याल से हमारे गाँवों में तार डले थे। वो आज के ऐसे ही हैं, वो मकड़ी के जाले बने हुए हैं। उसमें सुविधाएं गांव तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। अगर अभी की बात करें, क्योंकि लगातार जब भी यूपी की बात आती है अपराध की बात सबसे पहले की जाती है। अपराध को लेकर पिछले इस वक्त में, ये सत्ताधारी पार्टी हो या इससे पहले की हो, कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? नहीं, अपराध के मामले में तो ईमानदारी से बोलूँगा, मायावती जी के शासन में अपराध बहुत कम था। उसके बाद अखिलेश के समय में भी अपराध बहुत कंट्रोल हो गया था और अब जा करके वो अपराध अपने चरम पे पहुंच चुका है। आए दिन रेप, हत्या, बलात्कार, लूटमारी रोज की घटना है। अखबार पढ़ने की अब हिम्मत नहीं हो रही है। इतने दुख और दर्द की बातें पढ़ने को मिलता है कि सुबह सुबह अखबार पढ़ के ही दुखी हो जाते हैं। जी, बीजेपी बार बार अपराध को ही कम करने की बात करती है। क्या ऐसी आपकी योजना है, अगर आपकी पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो करती है, किस तरीके से अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है? और क्यों, अगर यहाँ पर कमजोर साबित हो रही है सरकार, तो क्यों हो पा रही है? देखिए, अगर सरकार ईमानदार हो तो अपराध को रोक सकती है। इस वक्त ये जो एनकाउंटर का सिलसिला चल रहा है, वो तमाम ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जो बीजेपी के वोटर नहीं हैं, जो उनके खिलाफ हैं। अब आप देखिए कि बड़ी तादाद में इस एनकाउंटर में दलित मारे गए, ओबीसी के लोग मारे गए, यादव मारे गए। ख़ास करके योगी आदित्यनाथ जी जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये ठाकुर हैं, राजपूत हैं, और इस वक्त पूर्वांचल से लेके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तादाद में जो ब्राह्मण हैं उनको परेशान किया जा रहा है। एक तरफ अगर आप देख रहे हैं कि विकास दुबे अगर इनके लिए ख़तरा बनता है तो उसको मार देते हैं। इसी तरीके से कई हत्याएं जो आज जेलों के अंदर जिनको लेकर जाया जाता है, उनको पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है। ये दरअसल अपराध पर अंकुश नहीं लगाना चाह रहे हैं, बल्कि कुछ ख़ास लोगों को, कुछ ख़ास समाज को, तबके को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। उनके दरमियान अगर कोई मजबूत आवाज़ है तो उसको दबाना चाह रहे हैं। एक आखिरी सवाल सभी पार्टियों से मैं यहाँ पर करूँगी। आपको क्या लगता है कि इस जो चुनाव आने वाला है, आगामी चुनाव में कौन सा ऐसा मुद्दा रहने वाला है जो सबसे हावी रहेगा?
सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है आज, जो आम जनता की त्रस्त है, चाहे उसमें पेट्रोल हो, गैस हो, तेल हो, अन्य समस्याएं। गृहिणी तक परेशान हैं जो घर पे खाना बनाती हैं, उन्हें भी चिंता रहती है कि आज का खाना किस उससे बनेगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो महंगाई का ही रहेगा। और दूसरा मुद्दा जो रहेगा, जिस तरह से ये आप देख रहे होंगे दुष्कर्म वगैरह और इस तरह के जो केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2 साल में अभी हमारे साथी भी कह रहे थे कि जिस तरह से चरम पे इस समय दुष्कर्म वगैरह की घटनाएं हो रही हैं, ये सब महत्वपूर्ण मुद्दा रहेंगे। महिला अपराध हो, चाहे रोजगार की बात हो, अनेक सारे मुद्दे हैं जिसपे ये सब हावी रहेंगे। किसानों का मुद्दा भी तो काफी बड़ा है यूपी में। किसानों का मुद्दा बहुत जबरदस्त है। आपने देखा होगा पीछे अभी जो 1 साल से अभी मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद भी संसद भवन में धरने पर बैठे थे बहुत सारे, और राहुल जी हमेशा पीसी में और उसमें इसी मुद्दे को उठाते रहे हैं। 2013 में भी राहुल जी ने भट्टा पारसौल में पद यात्रा करके इस कानून के बदलने का बदला था, उसमें जिससे जो किसानों के हित में था। तो बहुत सारी तमाम बातें हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ भी उसी तरह से। तो तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है इस चुनाव में, जिस पर सबसे ज़्यादा एक तरीके से दाव लगाया जाएगा? देखिए मैम, महंगाई की बात अगर हम करते हैं तो महंगाई तो हमारी पार्टी में आने के बाद वैसे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा चीज़ें मुफ्त दे रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य है। लेकिन ऐसा नहीं लगता यूपी में बहुत काम करना पड़ेगा शिक्षा के मुद्दे पर? उसके लिए हम पूरे तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा प्लान बना हुआ है। जैसे दिल्ली में हमने शिक्षा की एक क्रांति लाई है, शिक्षा बदल दी गई है माननीय मनीष सिसोदिया जी के द्वारा, ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश की भी पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। अगर जनता हमें मौका देती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला की सुरक्षा के लिए हमेशा सबसे पहले काम करने का काम करेंगे। और महंगाई का रहता है मुद्दा, तो मैंने आपको हर बार बताने की कोशिश करूंगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर महंगाई का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्ट मुक्त पार्टी है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बनी हुई ये पार्टी है। सपा के पास ऐसा क्या है जो जनता को लुभाने के लिए दूसरी पार्टियों से अलग होगा? समाजवादी पार्टी के पास सबसे पहले तो भाजपा का झूठा घोषणा पत्र है, ठीक है ना। ये भाजपा का वो झूठा घोषणा पत्र है जिसमें इन्होंने जो वादे किए थे वो सारे वादा खिलाफी करी है। दूसरी, हमारी अपनी जो योजना है, जो समाजवादी पार्टी ने हमेशा कराया है, महंगाई के लिए हम लोग हमेशा आपसे बात कर रहे हैं। हमारे पास महंगाई का मुद्दा है, हम लोग महंगाई दर कम करने वाले हैं, हम लोग महंगाई पर अंकुश लगाने वाले हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हमने जो है 108 एम्बुलेंस चलाई थी। आज उस एम्बुलेंस में जो है डीजल डालने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। हम उन एम्बुलेंसों को दोबारा चलाएंगे और फिर दोबारा उनको नवीनीकरण अगर करने की जरूरत पड़ती है तो नया करेंगे। अस्पताल हमने बनाए थे, जिला अस्पताल हमने बनाया है, और उनमें जो मूलभूत सुविधाएं उसको जो चाहिए वो हम उसमें उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तो आपका ये कहना है कि जो उस वक्त में काम किया गया था उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ है? मैं बता रहा हूँ आपको, जो उस समय हमने जो एम्बुलेंस दी थी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी, आपके द्वारा भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि वो उनमें जो है डीजल ना हो जाने की वजह से वो खड़ी हुई हैं। तो उन्हें सबको चलाया जाएगा और जो पब्लिक की जो भी औपचारिकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनको मुहैया कराई जाएंगी। बिल्कुल, पार्टियां तो सब याद रखेंगी, जनता भी हमेशा ये याद रखती है किसने क्या किया, कौन सी पार्टी उनके लिए क्या लेकर आई है और किसने कौन से तकलीफ उन्हें दी है। तो ये तमाम जो सवाल हैं आज हमने जनता की तरफ से सत्ता में बैठे लोगों से भी करना चाहा, हालांकि वो मौजूद नहीं थे, लेकिन विपक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद थे। उनसे तमाम सवाल जो जनता करना चाहती थी वो हमने यहाँ पर किए, और ऐसे ही सवाल और भी आपके सामने चुनावी संग्राम के जरिए लेकर आते रहेंगे। आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही।